नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे जयप्रकाश नारायण साहब से। जयप्रकाश नारायण साहब जो लोक सत्ता के प्रेसिडेंट हैं, एक वेरी नोन पर्सन। जयप्रकाश नारायण साहब, आपको फिर एक बार इस्तकबाल करते हुए हमारे इस शो में, जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। विथ रिगार्ड टू रिजर्वेशन, जब हम रिजर्वेशन कहते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम शुरू से है जब से देश बना, आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं? किन किन लोगों को रिजर्वेशन सही में होना चाहिए, किस किस्म की पॉलिसीज होनी चाहिए? पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस किए कि इनइक्वालिटी बाय बर्थ इज पार्ट ऑफ इंडिया अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, जी हाँ। जब तक इनइक्वालिटी होगा शायद रिजर्वेशन चाहिए। ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये रिजर्वेशन क्यों लागे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे रियलाइज्ड that so many people for generations were denied opportunity only because of the accident of birth, caste or poverty and backwardness. इसीलिए ये संविधान में बन गया। लेकिन अभी ये लोग they are pretending that reservations are the solution. Reservations are a reparation, they are never a solution. जब तक reservations है, ये reservations हिंदू या मुसलमान जी, किसी भी कास्ट, जहाँ पॉवर्टी है, जहाँ डिसएडवांटेज है, हाँ, जो बच्चे सरकारी स्कूल्स को या पोर प्राइवेट स्कूल्स को जाते हैं, जो बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन है, वो सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। रिजर्वेशन के नाम, इफ यू ओनली लिमिटेड टू सर्टेन कास्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉवर्टी, जो लोग दे बिकेम डॉक्टर्स, दे बिकेम IAS ऑफिसर्स, दे बिकेम मिनिस्टर्स इन दोस कास्ट, their children become IAS officers, they become again doctors. Whereas the poor in those communities not benefiting. Yes. And there are many poor outside those communities, Musliman and many other castes. Yeah. They are not getting the opportunity. इसलिए economic line और education, अगर parents illiterate हो तो, अगर poverty हो तो, अगर बच्चे सरकारी स्कूल को या पोर प्राइवेट स्कूल्स को जाते तो ये तीन क्राइटेरिया से तो किसी को भी यूनिवर्सली देयर कैन बी अ लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी। और वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा पेरेंट्स इलिटरेट हो तो जरूर बच्चे को डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर पॉवर्टी है तो जरूर मिलेगा डिसएडवांटेज। अगर मैं सरकारी स्कूल को आजकल जमाने में जा रहे तो जरूर डिसएडवांटेज मिलेगा। यू कैन आइडेंटिफाई, इट्स नॉट डिफिकल्ट, because we don't want to do that, we are pretending. और दूसरा चीज ये है कि the issue is improve the quality of school education. Reservations केवल हायर एजुकेशन में मिलता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन इज द की। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं पहले, स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करना सारे समाज का नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव कर सके तो बाद में 10-15 साल के बाद में रिजर्वेशंस नहीं चाहते हैं, तब तक हर कास्ट में, हर रिलीजन में ये पॉवर्टी इंडेक्सेस को आप आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशंस उनको देना चाहिए और उनको रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ जरूर देना। ये हमारी डेमोक्रेसी इज सो स्ट्रांग, वी ओनली नीड टू री इन्वेंट इट एंड फंक्शन इट इन दैट सेम पैरामीटर। डेमोक्रेसी से और बढ़िया सिस्टम कुछ भी नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी मैंने जैसा भारत में हो रहा है, you cannot say that one system is good, one system is bad. It depends on the circumstances. If we are a Britain, I would be quite happy with what we have. Yeah. Because the system is working very well. First past the post system, parliamentary system is working very well. Yeah. Because they evolved. Yeah. In India, it's not working very well. दो चीज हो रहा है। एक we discussed earlier. Yeah. क्योंकि once the first past the post system is there, vote buying has become very common. Now corruption has come in. Yeah. दूसरा ये है कि 80% of the time of the leaders in Delhi or Hyderabad or Bengaluru is spent on survival. how to drag for 5 years? How to keep himself in business? और what does it mean? हमारे संविधान के तरीके में MLAs आपके साथ होना जरूरी है, वहाँ MPs होना जरूरी है। हाँ. If all the energy is lost only in keeping the flock together, देश के लिए क्या कर रहे हैं हम? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहे। Our destabilization not because of issues or ideas, because I am not getting what I want. इसीलिए they are asking for their pound of flesh. Today, because I spent 5 or 10 crores for the election to get elected, I did not get elected to speak in assembly. Don't have any illusions. If you think MLA, no illusions. Spending money, गलत मत समझिए। हाँ, ये 30 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करने क्यों कर रहे हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में अच्छी तरह बात करने के लिए? क्या जयप्रकाश नारायण साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं। इस इंस्पायरिंग बात के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा, अभी लौट कर आऊंगा।
नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब से। आपने कहा कि पार्लियामेंट में जो एमपीज इलेक्ट होकर जाते हैं उनको उनको वो जो जील होना चाहिए वो, और अपनी बात को कहने का पूरा मौका भी नहीं मिलता, ये सही है? मौका नहीं मिलता है, हमारे सिस्टम में मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटी और वो सिर्फ हाथ उठाने वाली बात होती है, दे हैव टू फॉलो द पार्टी लाइन। क्योंकि गवर्नमेंट इज कंप्लीटली इन कंट्रोल, ये विप है जी। वंस ए विप इज गिवन यू हैव टू सिंपली फॉलो ऑर्डर्स, व्हाट यू बिलीव इज इमटेरियल, सो यू रियल फॉर द नंबर। जैसे लाइजरगा है अफगानिस्तान में, वैसा जस्ट फॉर द नंबर्स, ये हमारे 150 20 35 just for the numbers, it's a flock, and keeping the sheep together is the central issue. What is happening as a consequence, each MLA, each MP now, in order to curry favor of the people, in order to get back the money that is spent now, needs favors from the government. अच्छा, if you don't keep the MLAs happy, MPs happy, MPs को खुश नहीं रखेंगे तो क्या होगा? इसीलिए contracts, transfers of postings, हाँ, from mining to simple thing like sand lease. अभी आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, one sand lorry load is costing 40,000 rupees. It's almost as costly as cement. क्यों? Because there are so many fights about sand quarrying between parties and local costs have gone up, and the High Court has now imposed a stay because of so many fights, and therefore suddenly the sand cost has jumped up. Yeah. From sand to spectrum to mining to land, everything has become now the politician's preserve, and therefore the government is not able to deliver. If you want the government to deliver, agar the president या chief minister, सरकार में governor या chief minister, if they are directly elected, जैसा अमेरिका में होता है, फिलीपींस में होता है, then you can separate parliament from the president. अच्छा, लेकिन इंडिया में हिंदू मुस्लिम, हिंदी नॉन, ये इतने जो डाइवर्सिटीज है ना सर, अपनी देश में नहीं हो पाते हैं, लेकिन राज्य सरकार में हो सकता है। यहाँ अगर जनता एक ही लीडर को चुनते हैं, किसी भी लीडर, और अभी भी तब जनता एक चुनाव में मत देते हैं, लीडर ही होता है, ये लोकली एमएलए एमपी को नहीं देखते हैं, वो बड़े लीडर को देखता है। इसीलिए जनता के मन में अभी लीडर के लिए वोट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया ऐसा है कि एमएलए को एमपी को हम साथ में लेना पड़ता है टू कीप देयर इन्वॉल्व, और वहाँ करप्शन होता है, सब होता है, इनएफिशिएंसी होता है। इसीलिए राज्य सरकारों में मेरे ख्याल में डायरेक्ट इलेक्शन अगर हो तो जनता लीडर को चुनते तो ये बहुत आज से बहुत। आपने पहले भी कहा कि सबकॉन्शियसली हम जो है इक्वल नहीं देखते हैं लोगों को, तो ये सबकॉन्शियस में क्या वजह है कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मोहनजोदारो से पहले से, कि हमारे पास जो इमिग्रेंट स्ट्रक्चर रहा हिंदुस्तान में, इमिग्रेंट नेशन कहते हैं कि जैसे द स्कॉलर्स इन द इंटेलेक्चुअल क्लास से India is a nation of immigrants. What do you have to say about it? Absolutely right. All of us came from Kenya. First of all, wherever we are in the world, जो लोग अमेरिका में भी है अभी, वो केनिया से, लोग जनता नहीं जानते हैं कि एशिया से, केन्या से, अफ्रीका से एशिया आए, एशिया से साइबेरिया से अलास्का तक पैदल चले, क्योंकि उस जमाने में वो पैसिफिक ओशन में बेरिंग स्ट्रेट में पानी नहीं था। बेरिंग स्ट्रेट में पूरा आइस था, बिल्कुल आइस एज में। मैं कह रहा हूँ 13,000 साल पहले, 13,000 years ago, ये पैदल चल के अमेरिका गए। हम सब एक ही खानदान से आए, और हिंदुस्तान में और ज्यादा है, क्योंकि 2,600 पहले 2,600 years ago, जुडाइज्म came to India. जुडाइज्म, Jewish, जब से अभी से अभी तक पीसफुली दे कोएग्जिस्टेड। अच्छा, 2000 पहले 15-20 years after Jesus Christ was crucified, St. Thomas came to India. Since then, Syrian Christians lived in India peacefully. When Roman Empire, there was persecution of Christians. In 712, सारे जनता नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि 1191-92 में जब मोहम्मद घोरी यहाँ आए कि इस्लाम आया, नहीं, ये गलत है। 712 इस्लामिक कैलेंडर 622 से शुरू हो गया, मक्का से मदीना हिजरत हुई, तब से कैलेंडर हुआ। 90 years, within 90 years, Islam came to India and Sindh. A young man called Qasim was sent by the Caliphate. Why? To set right the problems of piracy there. There were pirates. There was a flourishing trade between India and Middle East at that time. At that time. And these pirates, they were creating a problem.
Pirates कहते हैं ना. To set right pirates अभी होता है Pirates. सोमालिया में है. So in Sindh, the king was not able to handle them. Therefore, this young man of 16 years age, Qasim, he came to Sindh and he understood the situation. He decided that unless Tahir was overthrown, the king of Sindh at that time, and unless he takes charge, he could not really improve trade. And he took charge and improved trade. Oh. And for the next 480 years, until Muhammad Ghori came, 480 years, almost Sal, Islam was here peacefully. Nobody realized that. So this country is, with all these things, there is no one religion or caste here. It's everybody's. We are a collection of good, and we are a collection of different races. Hindus, they're not Hindu ideas alone. They're ideas of everybody. Somebody said these are our ideas. These are really taken from everybody. So the notion that a Hindu ka hai, a Musliman kahin se aaya hai, it's a big fact that India has the power to live inclusively, because we have proved for thousands of years we are living, हम रह रहे हैं कि inclusively रह रहे हैं और peaceful रह रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं. And there was this cultural integration. Integration, Sufism देखिए आप, और पीर फेस्टिवल देखिए, या कैथोलिकिज्म, कैथोलिक फेथ अभी देखिए, गोवा में सब इंटीग्रेट हो गया है अभी. We are on one people. अभी हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम एक मुल्क मुत्तहद होकर. आप देख लीजिए पाकिस्तान क्यों दो हो गया, केवल कल्चर के लिए. बंगाली कल्चर अलग था और पंजाबी कल्चर अलग था, मर्ज नहीं हो सका. So it's much more than merely this religion. There is so much of integration in this country. ये हिंदू, मुसलमान, upper caste, lower caste, इससे foolish बात कुछ भी नहीं है. बहुत अच्छी बात आपने कही. Only provoking divisions for political gain. ये वोट बैंक बना रहे हैं अभी सारे देश में. इससे don't you think this should be declared, because speaking about dividing people, is it not a bigger crime? Absolutely. It's a crime. मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आम आदमी कभी भी नहीं है. हैदराबाद में आप देखिए गुनाह है. Whenever the government is fair and firm, there is not one single act of violence. It's only when politics intervenes for political gain you have violence between communities. जयप्रकाश नारायण साहब, यहाँ पे मुझे फिर एक बार ब्रेक लेना होगा. नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ. नाजरीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर. हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब से. जयप्रकाश नारायण साहब, मैं इस लास्ट सेक्शन में हमने इतना सारी बातें की हैं, लेकिन लास्टली आप मुझे बताइए 2014 इलेक्शंस आने वाले हैं. आपने, मैं पहले भी आपको कहते हुए सुना हूं कि जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी जो नेशनल पार्टीज मानी जाती हैं, उनका वीकन हो रहा है और स्टेट्स का पावर बढ़ रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? डेमोक्रेसी में अभी हम 4th फेज में हैं जी. पहले फेज कांग्रेस डोमिनेंस था जी, फ्रीडम स्ट्रगल, जो लोग वहाँ थे नेशनल बिल्डिंग में थे. दूसरा फेज कांग्रेस के अल्टरनेटिव्स के लिए बहुत लड़ाई हो रहा था. इमरजेंसी, जनता, ये वो, हर राज्य में, सारे देश में अल्टरनेटिव पार्टीज बन गए. तीसरा फेज बहुत बढ़िया कंपटीशन दोनों के बीच में, हर राज्य में कांग्रेस, टीडीपी हियर, कांग्रेस, बीजेपी देयर, एवरीवेयर इन द कंट्री. और 4th फेज में पूरा रिजेक्शन हो रहा है. अभी जनता में इतना गुस्सा है पर, ये बिना सोच के इनको फेंक दो, जस्ट थ्रो देम आउट. ये अभी हो रहा है. अभी आंध्र प्रदेश में देख लीजिए. जी हाँ, कांग्रेस अभी प्रॉब्लम्स है इंटरनली, लेकिन कांग्रेस अब वीक हो रहा है, टीडीपी भी वीक हो रहा है. दोनों कांग्रेस और टीडीपी दोनों को रिजेक्ट, दो मेजर पार्टी स्टेट के, वो भी वीक हो रहे हैं. और ये हो रहा है देश में भी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों वीक हो रहा है, जनता दोनों को रिजेक्ट करते हैं. ये अभी दिस इज एन इंपॉर्टेंट मोमेंट. इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल में देश में बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि बहुत चेंजेस आएंगे. पीपल आर टेलिंग द पॉलिटिकल पार्टीज वी आर एंग्री, चेंज दिस, बिकॉज यू वोट फॉर समबडी, किसी के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन जनता हैप्पी नहीं है, बहुत गुस्से में है. वोट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू रिलीफ. वोट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, कुछ नहीं हो रहा है. बट पीपल आर सेइंग लुक वी डोंट वांट ईदर ऑफ यू, यू आर एंग्री. And now the political parties, Congress and BJP at the national level, other parties in states, they must come together and bring about the changes. जो changes के लिए बात हो रही है, वो changes अभी लाना है. यही बहुत अच्छा था. ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी यहाँ पे कि ये दोनों बड़ी पार्टीज और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की आज ये जिम्मेदारी है कि ये अपने पॉलिटिकल एजेंडाज और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर, बहुत ऊपर उठकर मुल्क के लिए काम करने की जरूरत है और कॉमनैलिटीज को गैदर कर. नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज ये रूप में अभी नहीं चलेगा. मार्क ट्वेन वंस सेड, इलेक्शंस के वक्त डिफरेंसेस ठीक है, लेकिन जब जीत गए
तो मेहनत करके, not only because they love the country, if they love their own parties, they must do it. If they love themselves, they should do it. Exactly. If they love them, वो खुद अपने आप को संभालना चाहते हैं तो करने की जरूरत है। जयप्रकाश नारायण साहब, आपसे बहुत ही we have spoken in different angles और बहुत ही इंफॉर्मेटिव एज वेल एज इनसाइट देने वाली चीजें आपने कही हैं। मैं ये कहूँगा कि आप जो रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए आप अपनी खुद लोक सत्ता पार्टी को आपने बनाया, आप इलेक्शंस में 2009 में आपने 234 सीट्स पर, पूरे के पूरे सीट पर आपने इलेक्शन लड़ा और अपने नुमाइंदों को खड़ा किया, लेकिन आप कुकटपल्ली की सीट से आप एमएलए जीत गए। तो मैं यहाँ ये देखना चाह रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण का वो विजन है, जयप्रकाश नारायण इतने पॉजिटिव हैं, उनको उम्मीद है कि एक दिन पॉलिटिक्स भी बदलेगी हिंदुस्तान की और लोगों में वो जागरूकता आएगी जिससे वो सही लोगों को, अनकरप्ट लोगों को, अच्छे लोगों को अच्छाई के लिए वोट देंगे। आप कहां देखते हैं आने वाले दिनों में जयप्रकाश नारायण का क्या रोल रहेगा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, रिफॉर्म्स में और ये स्टेट की पॉलिटिक्स पे जहां पे आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया और दूसरे स्टेट्स में भी आपने पहुंचकर दिखा दिया? मैं ये नहीं समझता हूं कि जयप्रकाश नारायण या लोक सत्ता इतना इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन हम जो इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, God makes great things happen through people who do not care who get the credit. Yeah, very nice, very nice. चाहते हैं वो होना चाहिए। Very nice. हम लोग राजनीति में इसीलिए आना पड़ा कि ये राजनीति दल जो चाहिए देश के लिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसा सोच किया कि if you can mobilize some vote, 5-10% vote, show to these parties that the Naujawan and the middle classes, जी हाँ, they want change. And if you don't follow suit, and you are getting good number of votes also. So ऐसा नहीं है, some votes, not enough votes. Some no. But more than the votes, we are getting a lot of appreciation and support. लेकिन हमारे चुनाव व्यवस्था में जनता ये सोचता है कि भाई ऐसा क्लीन पार्टीज चुनाव में जितना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वोट तो अन्य को देंगे लेकिन सपोर्ट तो इनको देंगे। सपोर्ट और वोट दोनों अलग हो गया। आपका रोल ऐसे हो गया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में और स्पेशली लिटरेट्स एंड इंटेलेक्चुअल क्लास में, स्पेशली मीडिया में और पार्लियामेंट के कमिटीज़ में, आप पार्लियामेंट में काफ़ी आपका इंटरेक्शन होता है, आप यू आर गिविंग कंट्रीब्यूशन। आपका रोल एक बहुत ही इंटेलेक्ट personality who can give inputs, corrective measures. Parties together to build a consensus on the basics. Because big change happens. This is what I want to conclude with, Adil Saab. Big change happens when the people in power realize their own self-interest and the country's interest. Yeah, that's our role is to create something which is good for the country and good for them. Bring them together across parties. और दूसरा मैं नौजवान से कहना चाहता हूँ कि never lose faith. Today's India is better than 10 years ago, 20 years ago, 50 years ago. We are growing. We are growing. We are better today. लेकिन it's not as good as it should be. Yeah. हमारे मन में इतना गुस्सा क्यों है कि we could have achieved that high level. We were only at this level. We are angry, but we were earlier at this level. Yeah. So we are doing better. Very nice. We can do a lot better. Abhi, there are two things. One is we have great opportunity because we have the technology. Yeah. We have great opportunity because we have the resources. Yeah. Now if we come together, if we, for our own sake, if we do the right things, in a very short span of time, we can transform the country. Never lose faith, and I'm absolutely certain within the next 10 years, big changes will happen. So nice. It's so nice. Thank you very much, Mr. Jayaprakash Narayan, for your time and so much inputs on national issues. नाजरीन, आपने देखा हमने जयप्रकाश नारायण साहब के साथ इतनी सारी बातें की। मैं आपसे वादा करता हूं अगले हफ्ते फिर एक बार मैं किसी नई शख्सियत के साथ एक नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।